डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चे, यूनिट 1 में हमने क्लास में जो जो टॉपिक पढ़े वो आपके लिए यूट्यूब पर मैंने अपलोड करके भी रखे थे, ताकि जो बच्चे स्कूल में किसी भी तरीके से किसी मजबूरी से नहीं आ सके इस पर्टिकुलर डे में, उनका टॉपिक मिस ना हो। तो डिफरेंट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से एक टॉपिक ऐसा था जो मैंने बैकअप एंड पर प्रिपेयर नहीं किया था, वो था टीएस ऑफ ओवरी। बच्चे, टीएस ऑफ टेस्टिस में आपने देखा होगा कि हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टेस्टिस में जो सेल है उसे दिखाया हुआ है। इसी तरीके से टीएस ऑफ ओवरी में हम डिफरेंट स्टेजेस को कवर करते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस पास ऑन होती है पर्टिकुलर ओवरी में। अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस आता है, अगर आपको टीएस ऑफ टेस्टिस में डिफरेंट स्टेजेस के नाम आते हैं, तो ये इंश्योर कर लीजिए आपके लिए ये टॉपिक इतना ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, इतना ज्यादा टफ नहीं रहेगा। दोनों ही टॉपिक को हम कंपैरेटिव कॉन में भी समझने की कोशिश करें। देखिए, टीएसएफ टेस्टिस में हम लोग दिखाते हैं कि बाहर की लेयर क्या है, फिर पर वहां पर जर्माइनल सेल होते हैं, जर्माइनल सेल डिवाइड करते हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करते हैं, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन में जाते हैं तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, फिर वो सेकंड म्योटिक डिवीजन में जाते हैं, और सेकंड जो म्योटिक डिवीजन में स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग स्पर्मेटिड कहते हैं, और स्पर्मेटिड अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है वो स्पर्म में। अब देखिए क्या था कि टीएसएफ टेस्टिस में आप देखते हो कि बहुत सारे सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पर्म बनाने में। सेम चीजें जो है वो टीएसएफ ओवरी में भी हो रही होती हैं, बट द डिफरेंस इज यहाँ पर बहुत सारे सेल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ओवम बनाने के लिए, बट मंथ में एक सेल पार्टिसिपेट करता है ओवम बनाने के लिए, लेकिन बाकी सेल उसे सराउंड करके रखते हैं और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ओवम को काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म अकुमुलेट करके रखना पड़ता है, प्लस उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि उसने साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसकी सारी मशीनरी मैनेज करनी होती है। सो फीमेल में ये काफी वेस्टफुल प्रोसेस आप कह सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ द नंबर ऑफ द सेल ओनली वन इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। पर्टिकुलर मंथ में एक ओवरी से एक ही ओवम निकलता है, बट रेयर चांस है कि दोनों ओवरी से एक मंथ में सिंगल सिंगल ओवम निकल जाए, मतलब लेफ्ट से भी एक ओवम निकल गया और राइट से भी। और ऐसे केस में अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, बिकॉज वो जो ओवम है वो टू डिफरेंट ओवरी से प्रोड्यूस हुआ है। हो सकता है एक लड़का हो एक लड़की हो, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, बट वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, तो उनको हम हमेशा नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। एनीहो, अगर हम नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो एक ओवरी से एक ओवम निकलता है पर मंथ। मेल में एक स्पर्म नहीं निकलता, वहां पर मिलियन ऑफ स्पर्म निकलते हैं। फीमेल में सिर्फ एक ओवम। चूंकि एक ओवम की प्रेपरेशन करनी होती है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहले जैसे टीएस ऑफ टेस्टिस में आप पढ़ते हो कि वहां पर क्या था, जर्म सेल थे, यहां पर भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। जर्म सेल डिवाइड कर स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो ग्रो करता है, और ग्रो करके क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पर भी जो जर्म सेल है दे कीप ऑन डिवाइडिंग, और बाद में ग्रो करके ये जो है ये ग्रो करके स्ट्रक्चर बना रहा है प्राइमरी फॉलिकल ओवरऑल। और इसके बीच में जो स्ट्रक्चर है जो एक सेल ने ग्रो किया वो है प्राइमरी oocyte। तो अगर आप खाली एक सेल के ऊपर देखेंगे इस सेल के बारे में जो oocyte बनाने जा रहा है, तो हम बोलेंगे भाई ये प्राइमरी oocyte है, क्योंकि ये ग्रो कर चुके हैं। लेकिन चूंकि ये प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय द अदर सेल, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंस को देखना, क्योंकि स्पर्म में ऐसी कंडीशन नहीं थी। वहां पर एक सेल अपने तरीके से चल रहा था, दूसरा अपने तरीके से चल रहा था। यहाँ पर एक सेल जो है जो ओवम बनाने जा रहा है, रेस्टिंग उसे घेर के रखे हुए, तो इसी वजह से इसके नाम में बदलाव आ जाता है। डोंट एवर कंफ्यूज सो कि भाई प्राइमरी oocyte तो था लेकिन प्राइमरी फॉलिकल क्या था। भाई प्राइमरी oocyte के साथ साथ जब उसके सराउंडिंग सेल का भी हम जिक्र करते हैं, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो मियोसिस 1 में एंटर करने के लिए जाएगा और वो बना देगा सेकेंडरी फॉलिकल, राइट। अब देखिए
जब तक वो सेकेंडरी फॉलिकल में पहुंच रहा होगा उससे पहले क्या है कि स्ट्रक्चर काफी ज्यादा चीजों को एक्यूमुलेट कर रहा है, अपना साइज को गेन किए जा रहा है, ठीक है। और सेकेंडरी फॉलिकल बनते बनते, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवम के बाहर एक और लेयर आ चुकी है जिसे बोला जाता है जोना पेलुसिडा, जो मैंने रेड से दिखाई। आप देखिए ये ब्लैक कलर का प्राइमरी oocyte था, अब ये ब्लैक कलर के प्राइमरी oocyte के बाहर जोना पेलुसिडा का रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ एक एडिशनल लेयर आ चुकी है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और कुछ ऑथर कहते हैं कि ये प्राइमरी oocyte ने प्रोड्यूस किया हुआ है, कुछ कहते हैं ये ग्रैनुलोसा सेल जो कि सराउंडिंग सेल है इन्होंने प्रोड्यूस किया है। एनी हम कह सकते हैं कि दोनों ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया हुआ है जोना पेलुसिडा। और उसके बाहर जो लेयर है उसे ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं। तो ये प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल ने सेकेंडरी फॉलिकल यहां पर बना दिया है, राइट। अब सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। और टर्शियरी फॉलिकल में फिर से क्या होगा, ये अब चीजों में थोड़ा सा और बदलाव आ रहा है। तो बीच में है आपका सेकेंडरी oocyte, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टेज में ही रहेगा अभी। इसके बाहर आपको पता है जोना पेलुसिडा, ये रेड कलर से दिखाया हुआ है। उसके बाहर एक और एडिशनल लेयर आ चुकी है जिसे हम क्यूमुलस एमॉर्फस कहते हैं, राइट। तो ये एक और एडिशनल लेयर है। अब देखिए जो ग्रैनुलोसा सेल जो ब्लू कलर से दिखाए थे पहले ये प्राइमरी oocyte के साथ साथ लगे हुए थे, अब ये से गैप आ गया, बीच में एक स्पेस बन गई हुई है और इस स्पेस को हम लोग एंड्रम बोलते हैं, राइट। इसी तरीके से ये अगर ग्रैनुलोसा सेल है वही है जो ब्लू कलर से मार्क किए हैं। इस ग्रैनुलोसा सेल के बाहर एक और एडिशनल सेल की लेयर आ चुकी है बेसल सेल, और उसके बाहर एक और है थीका सेल। तो अब क्या है कि सेकेंडरी जो फॉलिकल था उसने टर्शियरी फॉलिकल में बदलाव किया है, लेकिन अभी उसमें जो oocyte है वो अभी सेकेंडरी स्टेज में ही है, ठीक है। तो जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है म्योटिक सेकंड में जाता है और क्या बनाता है, स्पर्मेटिड। यहां पर क्या है, प्राइमरी ने सेकेंडरी बनाया है और अभी बदलाव सेकेंडरी के अंदर ही हो रहे हैं। यू कैन नॉट से कि इसके बाद सेकंड म्योटिक डिवीजन हो चुकी है, ऐसा नहीं। तो वो यहीं पर हुआ है। अब देखिए यहां वो कंपैरेटिव कीजिए, है दोनों रिप्रेजेंट सेकेंडरी oocyte ही है, लेकिन बदलाव कहां आया, इसके ग्रैनुलोसा सेल के नीचे स्पेस बन चुकी है ताकि ओवम और ग्रैनुलोसा सेल के बीच में एक कैविटी बन जाए जिसे हम एंट्रम कहते हैं, जैसे मैंने अभी बोला। प्लस ग्रैनुलोसा सेल के बाहर ब्लैक डॉटेड से जो मैंने मार्कर से दिखाया हुआ बेसल सेल बन चुका है, प्लस बाहर थीका सेल बन चुका है। तो ये एडिशनल काम हुआ है इसके ऊपर। फिर क्या होता है, आता है आपका रप्चर फॉलिकल। इसमें क्या होता है कि oocyte सेकेंडरी स्टेज में रिलीज हो जाता है। अब आप कहोगे कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम पढ़ रहे थे वहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने सेकेंडरी बनाया और सेकेंडरी ने स्पर्मेटिड बना दिया, तो यहाँ पर प्राइमरी जो oocyte है उसने सेकेंडरी oocyte बनाया और oocyte ने ओटिड क्यों नहीं बनाया अभी तक। तो वो उसका रीजन ये है कि ह्यूमन के केस में जो सेकंड म्योटिक डिवीजन होती है, अगर आप बुक्स में पढ़िए चाहे वो एनसीईआरटी या किसी और बुक में रिफ्रेशर में पढ़ लीजिए, प्रदीप हो, ट्रूमैन हो, कोई भी हो, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि सेकंड म्योटिक डिवीजन के लिए इसे एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेंट्रियोल। वो सेंट्रियोल जो है वो स्पर्म डोनेट करता है, राइट। तो सेकेंडरी जो मतलब सेकंड म्योटिक डिवीजन होती है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। ये दिमाग में रखिएगा, ह्यूमन के केस में सेकंड म्योटिक डिवीजन जो है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान होती है, बिकॉज ह्यूमन के केस में स्पर्म सिर्फ न्यूक्लियस नहीं देता बट न्यूक्लियस के साथ साथ वो सेंट्रियोल को भी डोनेट करता है, और ये सेंट्रियोल जो है ये पार्टिसिपेट करवाता है फॉर सेकंड म्योटिक डिवीजन। इसका मतलब जो अगला स्ट्रक्चर है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बनेगा, राइट। चलो एनी हो, ये तो था ओवम जो कि जहां सेकेंडरी oocyte बोल सकते हो जो कि रिलीज हो चुका है।
अब जो लेफ्ट ओवर स्ट्रक्चर पीछे बचा, ठीक है, ये जो लेफ्ट ओवर स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, राइट। ऐसा नहीं है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह सिक्रीशन नहीं करते, करते हैं, ये भी ग्रैजुअल फॉलिकल वगैरह भी हार्मोन रिलीज करते हैं, बट ये इन एडिशन टू दिस इसने ओवम को या oocyte को होल्ड किया हुआ था, लेकिन इस केस में ये फुली फ्लेज एंडोक्राइन ग्लैंड है एंड नथिंग एल्स। कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपका जो ग्राफिन फॉलिकल बनना है ये वाला स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के लिए कवर करता है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो गया, डिपोजिशन ऑफ द फैट इन द थाई रीजन वगैरह जो है वहां पर इसकी पार्टिसिपेशन रहती है, कार्पस ल्यूटियम की पार्टिसिपेशन रहती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ये सिक्रीशन कब आता है, प्रोजेस्टेरॉन। अगर फर्टिलाइजेशन हो चुकी तो भी वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो भी वेल एंड गुड। अल्टीमेटली कार्पस ल्यूटियम डी जनरेट कर जाता है और ये डी जनरेटिव स्ट्रक्चर को हम कार्पस एल्ट्रेशिया कहते हैं या एल्बिकन कहते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो आपको एक टीएसएफ ओवरी में देखने को मिलती है। मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो, कंपैरेटिव कोण में मैंने कहा था बेटर लगेगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल, सॉरी शुरू से करते हैं। तो सबसे पहले टीएसएफ टेस्टिंग में क्या था, जर्म सेल, यहाँ पर जर्म सेल, वहां पर जर्म सेल डिवाइड करते रहते हैं स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनाते हैं। फिर वो ग्रो करता है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, ये ग्रो करके प्राइमरी oocyte बनाता है। लेकिन इस प्राइमरी oocyte के बाहर और सेल भी हैं जो इसे नरिशमेंट देते हैं। इस टोटल स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो देन मियोसिस 1 में जाता है और मियोसिस 1 में जाके वो सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल में आते आते इसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है और इस सेकेंडरी oocyte के बाहर जोना पेनिसिडा की लेयर आ जाती है। फिर ये थोड़ा सा चीजों में और स्ट्रक्चर अक्वायर करता है और इसके बाहर क्यूमुलस एमॉर्फस आ जाता है, प्लस एंट्रम मतलब कैविटी बन जाती है जिसमें ये सिक्रीशन को रिलीज करते हैं ताकि ये फीड कर सके ओवम जो बनने वाला है। बाहर की तरफ से वही ग्रैनुलोसा सेल है, ग्रैनुलोसा सेल के बाहर बेसल सेल है, बेसल सेल के बाहर थीका है। फिर अंडर द प्रेजेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये जो आपका ग्राफिन फॉलिकल है ये रप्चर होता है, ये ओवम को सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है। जो लेफ्ट ओवर स्ट्रक्चर है उसे कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, दैट एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और धीरे धीरे ये डी जनरेट हो जाता है और अल्टीमेटली ये डी जनरेट होकर बना देता है कार्पस एल्बिकन और बाद में कार्पस एट्रेशिया। तो दैट वाज अ सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ टीएसएफ ओवरी। होपफुली आप इसे अच्छे से समझ आए हो। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरियोसिटी हो, कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप लोग मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। टू द बेस्ट मैं इन डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप समझ सको, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने पढ़ा है कि प्राइमरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, oocyte बनता है, ओवम बनता है, लेकिन वहां पर लिखा होता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, तो ये क्या हो गया। तो मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बच्चे ये जो प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte दैट इज रिलेटेड टू द ओनली oocyte, बट जब हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं then we call it as a primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, corpus luteum and corpus albicum. So then after this topic we will proceed for another. Till then hopefully आप इसे समझकर कॉपी पर नोट डाउन भी करेंगे और फिर इसकी अच्छे से तैयारी भी करेंगे। थैंक यू।